हमने सवाल उठाए हैं, इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमारे सवाल उठाने पर भी अदारे ने बुरा मनाया। मैंने सवाल उठाया कि इसके बेनिफिशियरीज कौन थे, तो इनमें एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। मैं बेग साहब से ये पूछता हूँ, सवाल बड़ा मासूमाना सवाल जिसको कहते हैं, कि भाई आप बताएं कि आपने वो चीज़ जो आपके पास पहुंची थी उसके बाद फिर क्या हुआ? 10 माह तक FBI की टीम को पाकिस्तान आने से रोका गया। तो ये एयरफोर्स में होते हुए इन्होंने बहुत से दौरे किए थे बैरून मुल्क। जब कहूटा पर हमला होना था, ये इजराइल के साथ मिलकर उनको नक्शे मक्शे प्रोवाइड किए थ्रू रॉ। अब वो कहते हैं कि वो जो नर्व गैस इस्तेमाल हुई है वो इसके जरिए आई थी। ये आपने नर्व गैस का जिक्र किया, ये नर्व गैस जो पैसेंजर्स थे उनके ऊपर इस्तेमाल हुई या कॉकपिट के अंदर जो जहाज उड़ा रहे था हमला, उनको इससे डिसेबल किया? ये महमूद अली दुरानी साहब जो थे, इनकी बेजा कॉलें आई टू इंसिस्ट जनरल साहब वहां पर जाएं। परवेज मुशर्रफ को पैगाम आया कि जी इस शख्स को आप हमारा अपना सफीर लगाएं अमेरिका के। इस तरह से उन्होंने राजीव गांधी की आंखों में आंखें डाल के देखा तो मुझे लग रहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी खड़ा हुआ है, और अगर आपने अपनी फौजें वापस ना बुलाई तो फिर जो मैं आपके साथ करूंगा, हम तो फिर भी खत्म हो गए तो दुनिया में मुसलमान रह जाएंगे, आपकी तो पूरी तहजीब ही खत्म हो जाएगी। जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगले हफ्ते पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़िया-उल हक साहब की 32वीं बरसी है। उनके तैयारे का गिरना क्या हादसा था या तखरीब कारी? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल ज़िया-उल हक साहब के साहबजादे और साबिक वजीर एजाजुल हक साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच काजी साहब, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि 3 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकी कि आया वो हादसा था उनके तैयारे का गिरना या फिर उनको टारगेट किया गया। ऑब्वियसली आप फैमिली मेंबर हैं, आपने इस सारी चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली, तहकीकात खुद भी आप करवाते रहे, तो आपकी नजर में सर ये हादसा था या फिर जनरल साहब को टारगेट किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने इसको कवर अप किया सारे मामलात को, वो भी इस बात पर अपनी राय देने पर मजबूर हो गए कि ये एक सैबोटाज था, एक तखरीबकारी थी, एक दहशतगर्दी का वाकया था। क्योंकि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी पाकिस्तान एयरफोर्स की और अमेरिकन एयरफोर्स की, US एयरफोर्स की, उनकी एक 357 पेज की रिपोर्ट थी। वो 357 पेज रिपोर्ट तो कभी मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन उसके कोई 37 के पेजेस जो हैं वो रिलीज किए थे सदर गुलाम इसाक खान ने, और उन्होंने टीवी पे आके ये बात की थी, जो कि रिकॉर्ड पर भी होगी पाकिस्तान टेलीविजन के। उस वक्त PTV होता था, तो उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे बताई थी कि कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट जो पाकिस्तान और US एयरफोर्स की जॉइंट है, उसमें ये बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन उन्होंने कहा कि ये एक सबोटाज था और टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी जहाज के अंदर। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसको कवर अप करने के लिए आपको पता है कि बहुत से अदारे मुतहरक हो गए थे, उसकी बहुत सी वजूहात भी थी, और उसकी एक वजह ये दी गई जो बाद में कुछ सीक्रेट पेपर्स रिवील हुए US कांग्रेस के, कि वहाँ पर उस वक्त के US एम्बेसडर जो वफात पा गए थे रफेल साहब जहाज के हादसे में, उसके बाद ओखले जो थे वो आए पाकिस्तान, और वो एक क्लोज डोर मीटिंग के अंदर जो है वो कांग्रेस को बातचीत करते उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी थी जिनको उस वक्त हमने रोका, और इस वजह से रोका कि एक ही इदारा इंटैक्ट था पाकिस्तान के अंदर, और कुछ उंगलियां जो है उस इदारे की तरफ भी उठ रही थी, तो हमने कहा कि कहीं एक केओस पैदा ना हो जाए पाकिस्तान के अंदर। वो पेपर अब 20 साल के बाद रिवील हो गए थे, और कुछ दोस्तों ने मेरे पास पहुंचे तो नहीं, लेकिन कुछ दोस्तों ने उसके बारे में मुझे जिक्र किया था, और मैं वो मंगवा भी लूंगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि हमने एक केस दायर किया था 1989 के अवाइल में जाकर अमेरिका के अंदर, जिसमें कि एफली बेली को हमने अपना लॉयर मुंतखब किया था, जो कि आपको मालूम है बड़ा मशहूर वहाँ का वकील है, OJ सिम्पसन केस में था, पेटी हर्स्ट के केस में था।
तो हमने उसका हमारा जो जो नजरिया था या जो हमारी सोच थी वो कोई पैसे लेने के लिए नहीं थी, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हम लॉकहीड जो कि मैन्युफैक्चरर है C-130 का, कि उस पे एक हम केस दायर करें और उस केस के हवाले से लॉकहीड को मजबूर करें कि $1 बिलियन का उसको सू करें, ताकि वो मजबूरन ये बताया कि जी हमारा जहाज जो था वो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी। तो जब उसको हमने हायर किया और शुरू में वो बड़ा एक एक्साइटेड था, उसने एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के अंदर करवाई जिसमें लोकल प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस भी आया, और उसने कहा कि मुझे उसके अल्फाज कोट अनकोट मैं आपको बताता हूँ कि उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मिस्टर हक, आई हैव गॉट दी केस ऑफ द सेंचुरी। मैं कहा कि खैरियत तो है, क्या वजह है इसकी? उसने कहा कि आज तक ये तारीख में नहीं हुआ अमेरिका की कि सिविल एविएशन का जो हेड है अमेरिका का, उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया। इसका मतलब कि उनको इस बात से कुछ तशवीश हुई है या वो कोई बातचीत करना चाहते हैं, और वो बातचीत का आगाज तो पता नहीं कहाँ हुआ, इख्तिताम उसका ये हुआ कि एफली बेली ने अपने दरवाजे हम पे बंद कर दिए। तो और उनके ऊपर सर मतलब प्रेशर डाला गया कि इस केस को आगे ना बढ़ाया जाए, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि जिस हादसे के अंदर अमेरिका के यूएस सिटीजन्स हों, एक लेड आउट प्रोसीजर है अमेरिका का भी कि वहां पर फौरी तौर पर एफबीआई जाएगी और अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। यहाँ पर दो अमेरिका के बड़े अहम ऑफिसर्स थे, एक ब्रिगेडियर जनरल वॉसम थे और एक आर्नल्ड रफेल थे जो उनके एम्बेसडर थे, लेकिन उसके बावजूद 10 माह तक एफबीआई की टीम को पाकिस्तान आने से रोका गया और उसको वीटो किया उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उन्होंने उसको वीटो किया कि अभी इनको नहीं भेजना। और 10 माह के बाद जब यहाँ पर वो एफबीआई की टीम आई तो उनको एक खातून थी जो हेड कर रही थी, और वो बजाय जब हमने उनको 25 सवाल दिए और हमने कहा इस अदारे के पास जाएं और ये सवाल उनसे पूछें, तो बजाय इसके कि वो सवाल पूछते या किसी को बुलाते वो हमसे उलझ पड़े। कि अमेरिकन का आपने जिक्र किया कि वो तहकीकात करने, लेकिन सर जनरल जियाउल हक साहब फौजी सरबराह थे, मुल्क के सदर थे, और आपने जिक्र किया कि एक वाहिद इदारा है आर्मी जो इंटैक्ट है, उस वक्त का जिक्र किया। अमेरिकी रिपोर्ट्स इस तरह की आई कि उनमें कहा गया कि एक वाहिद इदारा है आर्मी जो इंटैक्ट है और हम नहीं चाहते कि तहकीकात खोल के कोई पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करें। इससे तो इशारा मिलता है कि सर कुछ ऐसी शख्सियात थी कि जो जनरल साहब के आगे पीछे थी और वो इसमें मुलविस थे। कोई इस तरह के शवाहिद आपके सामने आए? देखिए, हमने सवाल उठाए हैं, इल्जाम नहीं लगाया। हमारे सवाल उठाने पर भी अदारे ने बुरा मनाया कि आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। मैंने सवाल उठाया कि इसके बेनिफिशियरीज कौन थे, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन थे। तो इनमें एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। अब मैं नहीं कह रहा कि उनका हादसे में कोई इन्वॉल्वमेंट थी, मैं ये कह रहा हूँ कि कवर अप में उनका एक किरदार था जो कि उन्हें चाहिए कि उसको रिवील करें, और उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहला कदम जो होना चाहिए था कि अमेरिका के खौफ से ब्रिगेडियर जनरल वॉसम की जब बॉडी भेजी गई तो उसकी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम करवाया गया। किसी और शख्सियत का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, इन द सेंस कि भाई चले आप कह सकते हैं कि जी इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतने टन फ्यूल था, तो बॉडी जो है वो बियॉन्ड रिकग्निशन जल गई थी, लेकिन एक जो पार्ट्स मिले थे उसकी ऑटोप्सी करवाने के लिए CMH मुल्तान ने लेबॉर्ट्री में वो चीज़ें भिजवाने की तैयारी की और उसको रुकवा दिया गया। और जब इंसिस्ट किया गया इस बात पे तो उन ऑफिसर्स को जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी अहम बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ इस बारे में, जो सवाल मैं उठाता हूँ और उठाते रहेंगे हम ये सवाल जब तक कि हम इस केस को आगे चलकर, मैं अभी ये कहना तो नहीं चाह रहा था लेकिन ये कह दूं कि हमें इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है ताकि वो डायरेक्ट इस मामले को देखें और मैं सुरखरू हो सकूं कि भाई मैं कभी इस पोजीशन में नहीं आया। लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप वजीर रहे 2 मरतबा,
और आपने जो है वो मतलब हादसे के बारे में आप तहकीकात नहीं करवा सके। पहली तहकीकात बेनज़ीर के ज़माने में हुई, F.K. बंदयाल कमीशन बना। दूसरी तहकीकात हमारे कहने पर नवाज शरीफ के ज़माने में हुई, जो चौधरी शुजात जब इंटीरियर मिनिस्टर थे उनका कमीशन बना। तीसरी जो तहकीकात शुरू हुई कि जब हमने नवाज शरीफ को ये कह दिया कि अगर आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाएंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे, तो उन्होंने एक जुडिशल कमीशन बनाया, जस्टिस शफी रहमान कमीशन बनाया। जस्टिस शफी रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक रिवील नहीं हुई, मतलब उसको पब्लिक नहीं किया गया। वो कोई तहकीकाती कमीशन था, जुडिशल कमीशन था, जिसने कि अगला लाएअमल वाजे कर रहा था कि इसकी तहकीक किस तरीके से होनी चाहिए। जो उनकी कंक्लूजन थी, उन्होंने कहा कि इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगर आज भी करवाई जाए तो कल्प्रिट्स तक आप पहुंच सकते हैं। उसकी कॉपी तो उन्होंने रिलीज नहीं की, लेकिन एक जज ने तो मरने से पहले उन्होंने मुझे बुलाकर तो उस तहकीकात की रिपोर्ट मेरे हवाले कर दी। उस कमीशन के सामने मैं भी पेश हुआ था और उसके सामने एयर कमोडोर जहीर जैदी भी पेश हुए थे, जो कि इनिशियली इसकी वो कर रहे थे, तहकीक कर रहे थे, और जिनकी वजह से कुछ ऐसा एविडेंस मिल गया था जो कि ये चीज प्रूव कर रहा था कि ये सैबोटाज था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जहीर जैदी साहब ने जिसको बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स ने निकाल दिया एयरफोर्स से और उनको कोई जॉब भी नहीं लेने दिया, और उनके पीछे भी काफी तहकीकात होती रही और उनकी जान को भी खतरा रहा, क्योंकि उन्होंने उस डिबरी की जो जहाज गिरा था, पहले जब उस मौके पे पहुंचते तो उसका बहुत सा सामान उठाकर वो एक लेबोरेटरी है पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी केमिकल एनालिसिस करती है, पिनस्टैक नाम है उसका। जो पिनस्टैक के उस वक्त के चेयरमैन थे वो उनके अजीज थे, तो वहां जाकर उन्होंने उसकी केमिकल एनालिसिस करवाई। उसकी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, जिसमें कि ये बात मंजर आम पर आई कि एंटीमनी जो थी उस की उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा था और उसमें ऐसी चीजें थी जो कि नॉर्मल सैबोटाज के बगैर वो केमिकल्स जो है उसके अंदर मौजूद नहीं होने थे। एक ये बात। अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं सवाल उठाता हूँ और बुरा लगता है लोगों को मेरा सवाल उठाना, कि एक शख्सियत थी जो कि पायलट अफसर थे या विंग कमांडर थे, अवान नाम था उनका। जी जी। पूरा नाम मुझे अभी याद आ जाएगा। तो मई 1988 में, अगर आपको इसकी आप जाएं डिटेल्स में, तो मई 1988 में उनको पाकिस्तान के खिलाफ एस्पियोनाज के उसमें पकड़ा गया था, क्योंकि ये एयरफोर्स की में होते हुए इन्होंने बहुत से दौरे किए थे बैरून मुल्क, और जब कहूटा पर हमला होना था तो ये इजराइल के साथ मिलकर उनको नक्शे मक्शे प्रोवाइड किए थ्रू रॉ, और बॉर्डर पे क्रॉस करते हुए एक मरतबा ये पकड़े गए, और उसमें जो तहकीक कर रहे थे उस वक्त वो ISI के एक मेजर साहब थे जो इसकी तहकीक कर रहे थे, जिन्होंने इसको पकड़ा और फिर इसको ISI ने अपनी तहवील में ले लिया। और मई 1988 से लेकर अगस्त 1988, जब 18 अगस्त को ये 17 अगस्त को ये हादसा हुआ, तो वो उसकी तहवील में थे, दुनिया से बेखबर, और एक सेफ हाउस के अंदर उनको रखा हुआ था जहां उनकी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन होती थी। अब ये वहां पर जब अंडर इन्वेस्टिगेशन थे तो इतने में हादसा पेश आ गया। उस हादसे के बाद कोई 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वो जनाजे की वीडियो उनके तहकीकाती अफसर जो थे, कर्नल कुरैशी साहब और मेजर आमिर और ब्रिगेडियर सगीर थे, जो कि 3 लोगों पे मुश्तमल वो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, तो उनमें से किसी ने जाकर वो वीडियो लगा दी, वहां पर टेलीविजन ऑन किया। तो जब उसने वो वीडियो देखी तो वो देखता रहा। जब वो कमेंट्री हो रही थी साथ साथ, तो उसने कहा कि इसमें एक मेजर जनरल अवान भी थे जो फौत हुए थे, तो उसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे बाहर की खबर नहीं थी और ना ही उसे पता था कि त्यारे का हादसा हुआ है। ये तो उसने उसमें देखा। वो जो मेजर जनरल अवान थे वो इसके ही वाज हिज अडॉप्टेड सन, यानी वो इसके मतलब गॉड फादर थे।
उन्होंने इसको पढ़ाया, इसको एयरफोर्स में करवाया, तो उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जो बाद में आप बिलीव कर देना। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि these bastards were going to use this thing for this purpose। अब वो कहते हैं कि वो जो नर्व गैस इस्तेमाल हुई है वो इसके जरिए आई थी, और उसने फिर एक पूरी कहानी सुनाई कि किस। अच्छा, सॉरी सर, ये आपने नर्व गैस का जिक्र किया, ये नर्व गैस जो पैसेंजर्स थे उनके ऊपर इस्तेमाल हुई या कॉकपिट के अंदर जो जहाज उड़ा रहे था हमला, उनको इससे डिसेबल किया गया, और किस तरह इस्तेमाल की गई? कहा जाता है कि डिसेबल किया गया जो कॉकपिट के अंदर, ये या तो उस ट्रॉफी के अंदर रखी हुई थी, या जब जहाज वहां पर खड़ा रहा जहां पे नहीं खड़ा होना था, बावलपुर एयरपोर्ट, और इसको पुलिस की, क्यों प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो पुलिस की, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो इसको पुलिस और आर्मी की कॉर्डन में होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कुछ दरवाजे में खराबी निकाली गई, और आपने सुना होगा ये बात कि हर किस्म के लोग जो है अंदर बाहर होते रहे और ठोका ठोकी होती रही, वहां पे दरवाजे को ठीक करते रहे। अपेरेंटली वो इधर इस्तेमाल। अब बात करने की ये है कि चले वो गैस थी या जो भी उसने कहा, उसके बाद इसकी बकायदा तहकीक, इसकी एक दफा 164 कहते हैं के तहत इस मजिस्ट्रेट के सामने बयान हल्फी इसने दिया, जिसके और मतलब सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है वो दफा 164 का बयान होता है। किसी ने हलफ पे ये मान लिया कि मैंने ये काम किया था, वो मान लिया गया, वो रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई, और फिर लाजमी बात है कि वो ISI के तहत हो रहा था ये सारा कुछ, तो फिर वो उनमें से कुछ जो तहकीकाती अफसर से कहते हैं कि उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि जनाब ये अभी हमने इस बात को रिवील, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि इस तहकीकात की तह तक पहुंचेंगे और हमने कल्प्रेट्स को पकड़ना है, तो ये वक्त नहीं है कि हम एक हिस्सा जो है वो रिवील कर दें, तो आप मेहरबानी करके सारी ओरिजिनल चीज़ें जो हैं वो मुझे दे जाएं और मैं इसकी तहकीकात के बारे में खुद हम डिसाइड करेंगे। मैं बेग साहब से ये पूछता हूँ, सवाल बड़ा मासूमाना सवाल जिसको कहते हैं कि भाई आप बताएं कि आपने वो चीज़ जो आपके पास पहुंची थी उसके बाद फिर क्या हुआ? ये भी जिक्र आता है कि वहां पे जनरल साहब को जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि वहां पे कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा एंटोराज लेके जाया जाए और जनरल साहब वहां पे जाएं, तो जनरल साहब वहां पे उस दिन गए क्यों? जो उस वक्त ब्रिगेडियर होते थे महमूद अली दुरानी साहब, वो जनरल साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। मिलिट्री सेक्रेटरी रहने के बाद वो रहने से पहले वो मिलिट्री अटैची थे US में। मैं अब देखें, मैं दोनों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ये रिवील होनी चाहिए और ये कौम के सामने आनी चाहिए। तो ये महमूद अली दुरानी साहब जो थे, इनकी बेजा कॉलें आई, वो इंसिस्ट जनरल साहब वहाँ पर जाएं। वो रिकॉर्ड भी हमारे मतलब लॉग बुक में मौजूद है कि मेरी वालदा को भी उन्होंने फ़ोन किया कि इनको कन्विंस करेंगे वहाँ जाएं। उनसे भी कई दफ़ा बात की, सर कि मैं गोल्फ की तैयारी कर रहा हूँ, मुल्तान भी आपने आना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो की गई। जनरल साहब बहुत रिलक्टेंट थे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, असलम खटक साहब ने जो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे, उन्होंने कई मरतबा कहा जी कि आप ट्रैवल जो है अपना कम से कम कर दें। बहरहाल मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में उसका ये एक हिस्सा था इस पूरे प्लान का कि भाई किसी ना किसी तरीके से जनरल साहब को वहाँ पहुँचाया जाए। तो उसके बाद फिर देखें कि पे बैक कैसे हुआ, कि उसके बाद कई सालों के बाद, यानी वो शख्सियत अमेरिका के इतने करीब हो गई थी कि अमेरिका ने कहकर उसको अपना एम्बेसडर लगवाया जनरल परवेज मुशर्रफ से। ये मुझे मालूम है कि परवेज मुशर्रफ को पैगाम आया कि जी इस शख्स को आप हमारा अपना सफीर लगाएं अमेरिका के अंदर। ये उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो डेवलप हुए थे, एक मेजर जनरल की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती फौज के अंदर भी, मतलब वो डिव कमांड की उन्होंने, उसके बाद वो इधर लगे रहे मेरे ख्याल में POF में या कहीं, और उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो उनको खास तौर पर बुलाया गया वहां। आप समझते हैं कि एटमी प्रोग्राम को जारी रखना वो भी कुछ ना कुछ उसका अमल दखल था जनरल साहब को टारगेट करने में? कि भुट्टो साहब के जमाने में अगर आपने
डॉक्टर कदीर की बात सुनी हो कि 1976 में जब जनरल ज़िया-उल-हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उस वक्त डॉक्टर कदीर बहुत मायूस हुए थे और उनकी एक मुलाकात हुई जनरल साहब के साथ एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो अपना बिस्तरा बोरिया बंद करके तो मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि इतनी सुस्त रवि है और कोई अटेंशन पे नहीं कर रहे। तो जनरल साहब ने कहा आप 1-2-3 दिन ठहर जाएं और मैं आपकी बात करवाता हूँ। और उसके बाद अगर आप मेरा वो ब्लॉग देखेंगे उसमें जो रिवील किया हुआ है डॉक्टर कदीर के हवाले से, सिर्फ इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में रिवील किया हुआ है कि उन्होंने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर एक कमेटी बनी और फॉरेन ऑफिसर में मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने इस काम को आगे शुरू किया। ये 1976 की बात है। 1977 तक ये एक छोटी सी लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है। ये हमारी, मैं नहीं कहता कि भुट्टो साहब को क्रेडिट नहीं, मैं कहता हूँ पूरा क्रेडिट जाना चाहिए उनको कि उन्होंने ये इस बात का आगाज किया और दुनिया को बताया कि हम ये काम करने को जा रहे हैं। 74 का जो इंडिया का धमाका था उसका हमने जवाब देना था। लेकिन मैं इसका क्रेडिट जो है वो देता हूँ अफगान मुजाहिदीन को। बेसिकली अगर वो अफगान जहाज ना होता पाकिस्तान कभी भी ईरान की तरह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट ना कर सकता। हम वो ईरान तो फिर भी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थी, सैंक्शंस को उसने मतलब हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। हम तो इस काबिल ही नहीं थे, मतलब हमारे पास तो इकोनॉमिकली इतना नहीं था। और फिर जनरल ज़िया-उल-हक की आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी थी कि आपने देखा होगा कि बहुत से उनको लालच दिए गए, बहुत सी उन्हें बातें की गई। तो आखिरकार जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से काम, क्योंकि वो तो उन्होंने पाया तकमील तक 84 में माशाल्लाह पहुंच गया था, इंडिया को कन्वे भी कर दिया था और धमाका करना चाहते धमाका कर भी सकते थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने मतलब हिकमत अमली के तहत नहीं किया। लेकिन जब अफगान जहाज कंप्लीट हो गया, रूस वहां से निकल गया, तो फिर अमेरिका को थोड़ा सा खौफ और डर के ये, क्योंकि उन दिनों में जनरल साहब सार्क में डोमिनेट कर रहे थे और बांग्लादेश के जनरल इरशाद के और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जिसका मैं प्रीवी हूँ उनके साथ। मरी में 1-2 मीटिंग्स में मैंने भी गोल्फ खेली और मैं भी बैठा उनके साथ। और फिर सेंट्रल एशिया और टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान ने पैदा कर लिए थे। और अगर वहां पर मुजाहिदीन की हुकूमत बन जाती तो ये एक डोरवे टू सेंट्रल एशिया, आप समझ ले, पाकिस्तान वुड हैव बीन दी गेटवे टू सेंट्रल एशिया। इस वजह से अमेरिका को खुशी नहीं थी कि वहां पर मुजाहिदीन की हुकूमत बने। 86 की बात है मेरे ख्याल में कि मोहम्मद खान जुनैदो साहब का दौरा था और ये जिनीवा अकॉर्ड की बातचीत चलनी शुरू हो गई थी। तो एक मीटिंग जो वो करके आए, 1-to-1 मीटिंग थी, लेकिन 1-to-1 का मतलब ये नहीं होता कि एक ही होगा, उनका भी कोई शायद साथ बैठा हो और इनका भी साथ कोई बैठा हो। अपेरेंटली इसको कहा गया 1-to-1 मीटिंग। वो मीटिंग जब करके जुनैद साहब बाहर आए तो उनके एक बड़े साथी थे जो कि पाकिस्तानी यूएस मतलब अमेरिकन सिटीजन थे और बड़े करीबी थे। और उन्होंने मुझे ये गुफ्तगू बताई कि जब वो मीटिंग से वापस आए तो मैंने उनसे सिंधी में आके सलाम दुआ करने के बाद उनसे पूछा साईं कैसी मीटिंग हुई। तो कोट एंड कोट मैं बताता हूँ कि जुनैद साहब ने क्या कहा। जुनैद साहब ने कहा कि भाई और रेगन ने तो ये कहा है कि यू आर एन इलेक्टेड लीडर एंड ज़िया-उल-हक इज अ मिलिट्री डिक्टेटर, यू शुड स्टार्ट असर्टिंग योरसेल्फ नाउ एंड वी विल सपोर्ट यू। मकसद ये था कि जिनीवा अकॉर्ड करवाने के लिए उन्होंने ये रिफ्ट पैदा की। अब जब पाकिस्तान और इंडिया में काफी ज्यादा टेंशन्स थी तो वो क्रिकेट मैच देखने चले गए और बड़े लोगों ने यहाँ पे उन पे तनकीद भी की कि ये इन हालात में वो वहां पे क्रिकेट मैच देखने क्यों गए। लेकिन बाद में हमने सुना कि उन्होंने वापसी पे राजीव गांधी के कान में सरगोशी की कि हम कोई मतलब एटमी हमले के हवाले से कोई बात की। और ये क्या वाकया है, थोड़ा सा आप अगर काइंडली हमें बता सकें। देखिए ये वाकया तो राजा ज़फ़र-उल-हक साहब ने बहुत साल पहले बेल्जियम में हम पाकिस्तानी को मिल रहे थे तो उन्होंने इसको रिवील किया। मुझे तो पहले से मालूम था और उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे जब गए तो क्योंकि राजा ज़फ़र-उल-हक साहब उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, बड़े करीब थे उनके, अभी भी आपने देखा कि PMLN के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ गए तो हमारी बड़ी परेशानी थी कि यार मालूम ये हुआ था इंटरनेशनल एजेंसीज के ज़रिए कि इंडिया ने जो 10 लाख फौज खड़ी कर दी है, अब वो एडवांटेज लेते हुए कि हमारी अटेंशन डाइवर्टेड थी टुवर्ड्स रशिया, तो एक सैंडविच बनाने का इरादा रखता था। और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंक्लूडिंग द अमेरिकन एंड द अदर्स
उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि अगले 48 घंटे में ये हमला करने लगे। उन्होंने कहा कि जब हम वहां से मीटिंग खत्म करके आए और हम सब जहाज में चढ़ गए तो जलसा पीछे रुक गए, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के कोई बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम हुआ क्या हुआ। तो जब वो ऊपर आए तो उनकी जैसे आदत थी, बड़े हंसते हुए हशाश बशाश आकर अपनी सीट पर बैठे, तो साथ वाली सीट कहते खाली होती थी। मैं जाके वहां बैठ गया, तो मैंने कहा जलसा साहब ये क्या हम करके आए हैं, अगर कल हम वापस लैंड करेंगे इंडिया हमला कर देगा तो हम किस को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे कि हम यहाँ क्रिकेट मैच देखने आए थे। तो कहते उन्होंने बड़ा एक कहका लगाया, तो उन्होंने कहा राय साहब फिक्र ना करें, जो मैंने करना था मैं कर आया हूं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो फिर उसके सिक्योरिटी एडवाइजर जो था राजीव गांधी का, उसने अपनी किताब में सारा कुछ रिवील कर दिया, क्योंकि वो विटनेस था जब वो पहुंचे और जब उससे बात कर रहे थे। और उसने बताया कि जब जिस तरह से उन्होंने राजीव गांधी की आंखों में आंखें डाल के देखा, तो मुझे लग रहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी खड़ा हुआ है। और राजीव गांधी के पसीना छूट गया और मेरी स्पाइनल कॉर्ड में पसीना जो है वो चलना शुरू हो गया। और जिस तरीके से उन्होंने उसे बताया कि राजीव साहब आपको और मुझे तो लोग लाकू खान चंगेज खान को भूल जाएंगे, लेकिन ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि जो आपके पास है वो हमारे पास भी है। और अगर आपने अपनी फौजें वापस ना बुलाई तो फिर जो मैं आपके साथ करूंगा, हम तो फिर भी खत्म हो गए तो दुनिया में मुसलमान रह जाएंगे, आपकी तो पूरी तहजीब ही खत्म हो जाएगी। तो ये बात वो करके आए थे। ये उनका एक तरीका था जो उन्होंने, इसीलिए कहते हैं कि जी उनकी जो क्रिकेट डिप्लोमेसी ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बल्कि पूरी दुनिया में उसके बारे में लिखा कि उसको अवॉइड किया उन्होंने उस लड़ाई को। और जिस तरीके के साथ इस अफगान जहाद को उन्होंने हैंडल किया और जिस तरीके से उसी दौरान इंडिया को भी बैकफुट पे रखा, चाहे वो सिखों की मूवमेंट के जरिए था या किसी और तरीके से उन्होंने किया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया जिस तरह से अप्रिशिएट करना था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका।